अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नावल 10 एपिसोड नंबर 11। आज दूसरा दिन था, लेकिन ना ही मुकरम ने उसे मुखातिब किया था, ना ही मामा ने उसे मुखातिब करने की जुर्रत की थी। दोनों ही एक दूसरे से बढ़कर थे। मुकरम इसका वैसे ही ख्याल रख रहा था जैसे पहले रखता था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था। जब भी वो मामा को देखता, उसके अल्फाज याद आते ही गुस्सा बढ़ने लगता। वो मामा को इसकी खामोशी चुभने लगी थी, पता नहीं क्यों, लेकिन इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था मुकरम का लाताल्लुक़ सा अंदाज़। सुने, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आप मेरी हेल्प कर देंगे प्लीज़? अब भी मुकरम को कमरे में आते देखकर इसने बहाना बनाया। हालांकि इसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए थे, फिर भी इसने मुकरम की तवज्जो हासिल करने के लिए किताब खोल ली। मुकरम इसकी चालाकियों को अच्छी तरह समझ रहा था, इसलिए अनसुना करके स्टडी रूम में चला गया। हाँ चलेंगे, समझते क्या है खुद को, जो दिल में आया करेंगे। ऐसे भी क्या नाराज़गी, जब मैंने बात की तो इन्हें भी बोलना चाहिए था। मुझे इग्नोर करेंगे, हलाको खान के जानशीन हर वक्त गुस्सा करते हैं। मैं भी अब बात नहीं करूँगी। सुबह होते ही भाई के साथ हवेली चली जाऊँगी। इसके नज़रअंदाज करने पर मामा, जो कल से उसकी बेरुखी बर्दाश्त कर रही थी, ज़ब्त का दामन छूटा तो आंखों से मोटे मोटे आंसू निकलते उसके गाल भिगो गए। गुस्से से बड़बड़ाते किताब साइड ड्रा में रखते लाइट बंद करते लेट गई, लेकिन आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बेदर्दी से आंखें रगड़ते वो सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन जब ही आंखें बंद करती मुकरम की बाहों का हसार याद आ जाता। इसकी सांसों की तपिश, बालों में सरसराती उंगलियों का लम्स, महकते कलोन की महक जो इसके अपने सहन में जकड़ लेती थी, वो सब याद आते ही नींद भग से उड़ गई। इस मेहरबान के रूठने पर नींद भी जैसे आंखों से रूठ गई थी। खिड़की से छन कर आती चांद की रोशनी में उसका गुलाबी चेहरा दमक रहा था। छोटे से गुलाबी होंठों को आपस में पेवस्त किए वो फिर से रो देने के दर पर थी। दिल तो कर रहा था दाढ़ें मार मार कर रोए, ताकि इस ड्रैकुला को समझ आ जाए। वो चाहकर भी इसकी नाराज़गी को नज़रअंदाज नहीं कर पाई। इस सहरंगी शख्सियत के हामिल शख्स ने उसे अपना आदी बनाना शुरू कर दिया था। और कहते हैं ना, किसी का आदी होना मोहब्बत होने से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। वो इसमें कैद होती जा रही थी। इसे मुकरम शाह की तवज्जो इसकी मोहब्बत का नशा होने लगा था, लेकिन अपनी कैफियत समझने से कासिर थी। अब भी बेचैन सी करवटें बदलते वो बार बार स्टडी रूम की तरफ देख रही थी कि शायद वो अभी आ जाए और इसे अपनी बाहों के घेरे में लेकर उसकी बेचैनी ख़त्म कर दे। लेकिन वो था कि पत्थर बन गया था। करवटें बदलते थक हार कर मामा उठते स्टडी रूम की तरफ बढ़ी। शाह, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? क्या नाराज़ हैं मुझसे? मुकरम स्टडी रूम में बैठा सिगरेट पर सिगरेट फूंकने में अपना गुस्सा ज़ब्त करने की दगोदों में था, जिसके बायस इसके दिमाग और गर्दन की रगें फूली हुई थीं। वो मामा की बातें इसके दिमाग में गर्दिश करती इसके इस चाल को बढ़ा रही थीं। वो नहीं चाहता था कि गुस्से में वो इसको हर्ट करे, इसलिए खुद को स्टडी रूम में बंद कर रखा था। लेकिन वो ज़िद्दी लड़की यहाँ भी उसका ज़ब्त आज़माने आ गई थी। इसकी आवाज़ सुनते मुकरम ने बुझी हुई सिगरेट ऐशट्रे में मसलते उसकी तरफ देखा, जो अपने लबों को कुचलते मासूम चेहरा बनाए बेचारगी से उसे देख रही थी। एक पल को मुकरम को उस पर बहुत तरस आया। दिल उसको सीने से लगाने को तरफ उठा, लेकिन मुकरम ने सख्ती से दिल को डपटा। मैं तुमसे क्यों नाराज़ होने लगा? जाओ, जाकर सो जाओ। मुकरम ने उसकी नींद के बायस सुर्ख हो रही आंखें देखकर बेनियाज बनते स्पाट लहजे में कहा, मुझे नींद नहीं आ रही, आपके पास सोना है। वो मामा ने उसके सर्द बेतासुर लहजे पर रोंदी हुई आवाज़ में कहा और बड़े हक से सोफे पर उसके पास जगह बनाते उसके सीने पर सर रखते आंखें मौन गई। मुकरम इसकी हरकत पर हैरान रह गया। आई एम सॉरी, मैंने बहुत गलत बोल दिया आपको, मुझे ऐसे मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था। सॉरी, उमामा ने उसके गिरद हिसार बांधते हुए धीमी आवाज़ में कहा। उमामा, कमरे में जाओ, परेशान मत करो। मुकरम ने अपनी पुश्त पर उसकी कपकपाती उंगलियों का लम्स महसूस करते बारी लहजे में कहा। दिल किया उसको खुद में बींच ले। नहीं जाऊँगी, यहीं आपके साथ रहूँगी, उमामा ने हट दर्मी से कहते हुए सख्ती से उसकी शर्ट को मुट्ठियों में बींचा, इस डर से कहीं वो खुद से दूर ही न झटकते। उमामा, मुकरम ने तनबीह करते लहजे में पुकारा। शाह, मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। इसके जवाब में उमामा ने सुर्ख नींद से बोझल आंखें से उसे देखते हुए मासूमियत से कहा, और वही मुकरम हार गया अपने दिल से। इसकी आंखों पर होंठ रखते उसे खुद में बींचा। उमामा का सर उसके दिल पर था, जबकि मुकरम के हाथ उसके बाल सहला रहे थे। सुकून की एक लहर उमामा के वजूद में दौड़ गई। यू आर माई सोलमेट। इस नाजुक सी बड़ी पैकर की भारी सांसों की तपिश को अपने सीने पर महसूस करते मुकरम ने मुस्कुराते सरगोशियाना अंदाज में कहते उसके बालों पर होंठ रखते आंखें बंद की। जरनाब, रेडी हो तुम? क्यों, कहीं जाना है क्या? जरनाब ने अचंभे से उसे देखते हुए पूछा। माना क्या? माना निकाह इन हालात में होनी ही हो रहा, लेकिन अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। अच्छे से जानता हूँ ऐसे लम्हात पर लड़कियों के दिलों में कितने अरमान होते हैं, कितने ख्वाब जुड़े होते हैं, और तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करना मेरा फ़र्ज़ है। इसलिए जल्दी से रेडी हो जाओ, हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। ज़रार ने मोहब्बत से कहा। ओके, तुम जाओ, मैं 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। सरी, मैं क्या कह रहा था कि तुम ऐसे ही बहुत प्यारी लग रही हो, ज़रार ने धीमी आवाज़ में कहा तो जन्नाब ने कंधे उचकाते हुए उसे देखा। तुम लड़कियों के 5 मिनट 1 घंटे के बराबर होते हैं, इसलिए चादर लो और चलो। ज़रार ने उसके कंधे उचकाने पर हंसते हुए कहा तो जन्नाब तीखी नज़रों से उसे घूरते हुए कबर्ड की तरफ बढ़ी। दूसरी तरफ मुकरम मामा को शॉपिंग के लिए लेकर आया हुआ था। इसे शॉपिंग मॉल में, जहाँ ज़रार
और जरनाब आए हुए थे। उमामा जिस चीज़ पर हाथ रखती मुकरम वो पैक करवाता जा रहा था। एक ब्लड रेड कलर की इंतहाई खूबसूरत फ़्राक पर मुकरम की नज़रें ठहर गईं, जिस पर इंतहाई नफासत से सितारों का काम किया गया था। इसको देखते मुकरम की नज़रों में उमामा का सरापा लहराया। एक्सक्यूज़ मी सिस्टर, वो रेड कलर की फ़्राक भी पैक कर दें। मुकरम ने उमामा की नज़रों से बचते हुए काउंटर पर खड़ी लड़की से कहा, जो कब से उसे घूर रही थी। मुकरम की सिस्टर कहने पर वो लड़की सटपटाते हुए शर्मिंदा सी ड्रेस पैक करने लगी। शाह, मैं थक गई हूँ, भूख भी लगी है, घर चलें प्लीज़। उमामा की नज़रों से उस लड़की का मुकरम को यूँ ताड़ना छुपा नहीं रहा था। मुकरम को उससे बात करते देखकर इसका दिल किया इस लड़की की आंखों में मिर्चें डाल दे। वो सुन नहीं पाई थी कि मुकरम ने उसे क्या कहा है, लेकिन उसे अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए मुकरम के पास आते ही इसके बाजू के गिर्द अपना हाथ डालते इंतहाई मोहब्बत से आंखें टपटपाते हुए कहा। मुकरम उसके इस अंदाज पर चौंका, लेकिन जैसे उसकी तीखी निगाहों का मरकज़ काउंटर पर खड़ी लड़की को देखा तो सारा मामला समझते इसके उनाबी लंबों पर खुशगवार मुस्कुराहट रक्सा हुई। ओके थैंक्स सिस्टर, चलें जिनशा। मुकरम ने उसके अंदाज पर दिलचस्पी से मुस्कुराते हुए और शॉपिंग बैग उठाए उसका हाथ पकड़े बाहर निकल गया। शाह, हम यहाँ क्यों रुके हैं? इसी माल के सामने वाले रेस्टोरेंट के आगे गाड़ी रोकते हुए देखकर उमामा ने सवालिया अंदाज में पूछा। तुम्हारी भूख का इंतज़ाम करना है ना, चलो बाहर आओ। मुकरम ने उसकी तरफ का दरवाज़ा खोलते हुए हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, जैसे एक पल देखने के बाद हिचकिचाते हुए उमामा ने पकड़ लिया। इसके बाहर आते मुकरम ने गाड़ी लॉक की और होटल के अंदर चले गए। उमामा, एक बात पूछूं? जी पूछें। तुम्हें कभी मोहब्बत हुई है? मुकरम के सवाल पर उमामा ने खाने से हाथ खींचते हुए उसे देखा। मोहब्बत के नाम से क्षण से ज़रार का अक्स उसकी आंखों में लहराया। हाँ, उमामा ने खोए हुए अंदाज में जवाब दिया तो इसका जवाब सुनकर मुकरम का दिल बड़क रफ्तारी से धड़का। किससे? फिर से सवाल किया तो मामा ने चौंकते हुए उसे देखा, जो ज़ेर निगाहों से उसके चेहरे के उतार चढ़ाव का बकौर जायज़ा ले रहा था। उमामा सर झटकते खाने की तरफ मुतवज्जा हो गई। उमामा, मैंने पूछा किससे मोहब्बत करती हो? मुकरम ने उसे खामोश देखकर भारी लहजे में पूछा। किसी से नहीं, मुझे किसी से मोहब्बत नहीं, कपकपाते लहजे में कहते इसने पानी का गिलास होंठों से लगाया। मुझसे भी नहीं? मुकरम के सवाल पर उमामा ने सटपटाते हुए उसे देखा, जिसकी आंखों में सुर्ख डोरे नुमायां हो रहे थे। आपकी आंखें लाल क्यों हो जाती हैं? उमामा ने उसकी आंखों को देखते हुए बात बदलनी चाहिए, लेकिन सामने भी मुकरम था। बात को घुमाने की ज़रूरत नहीं है, जो पूछा है वो बताओ। मोहब्बत करती हो मुझसे? मुकरम ने उसके हाथ पकड़ते हुए पूछा तो उमामा ने बेबसी से उसे देखा। नहीं। और फिर आंखें बंद करते इसने वो कह दिया जिसे सुनकर इसके हाथ से पर मुकरम की गिरफ्त इतनी सख्त हुई कि उमामा को अपने हाथ की हड्डियाँ चिड़कती हुई महसूस हुईं। होंठ भींचकर दर्द बर्दाश्त करते इसने नम आंखों से मुकरम को देखा। नहीं करती मैं आपसे मोहब्बत, ये शादी सिर्फ अम्मी अबू की रजामंदी से हुई है। जैसे ही जरनाब आप मिलेंगी मैं इस रिश्ते से आज़ाद हो जाऊंगी। उमामा ने उसके सुर्ख आंखों में देखकर कहा और उसका हाथ झड़कते बाहर निकल गई। मुझसे आज़ादी चाहिए, कब्र तक नहीं मिलेगी। मुकर्रम ने तैश में आते टेबल को उठाकर दूर फेंका। इसका गुस्सा देखकर मैनेजर और होटल का अमला डर गया। तुम्हें अपने पास रखने के लिए, खुद से मोहब्बत करवाने के लिए, मुझे जो भी करना पड़ा मैं करूँगा। मुकर्रम ने अपने इस हाथ को देखते मुट्ठी बंद करते इतनी ज़ोर से भींचा कि इसके हाथ की रगें उभर आईं। बूढ़ी आंखों में वहशत छाई हुई थी, ऐसी वहशत, ऐसा जुनून कि सब तहस नहस कर दे। चेहरे पर ख़तरनाक तासुरात सजाए गाड़ी की चाबी उठाए वो तेज़ी से बाहर निकला। वो मामा जो रोते होटल से बाहर आ गई थी। अचानक उसकी नज़र सड़क के उस पार पड़ी, जहाँ जरनाब को एक लड़के के साथ देखकर उसकी आंखें हैरत से फैली। जरी आपी जरनाब, आप ही रुकें। जरनाब को गाड़ी में बैठता देखकर वो चिल्लाते हुए उसकी तरफ भागी। वो मामा रुको बेवकूफ़ लड़की। मुकर्रम उसे सड़क पर भागते हुए देखकर परेशानी से उसकी तरफ बढ़ा। जरी आपी, वो सड़क के बीच में थी, तभी एक गाड़ी मामा को हिट करते हुए गुजर गई। इसकी चीख सुनकर मुकर्रम के कदम लड़खड़ाए। वो चिल्लाते हुए दीवाना वार उसकी तरफ भागा। वो मामा का खून में लथपथ वजूद देखकर मुकर्रम के जिस्म में जान न रही। लोगों का हुजूम उनके गिर्द इकट्ठा होने लगा था। मुकर्रम, वो आपी। मामा ने बंद होती आंखों से मुकर्रम को देखते लड़खड़ाते हुए कहा। इसके सर से बलबल खून बह रहा था। इसकी बात सुनकर मुकर्रम ने लहू रंग आंखों से पीछे मुड़कर देखा, जहाँ जरनाब गाड़ी में बैठकर जा रही थी। जरनाब, मैं जान ले लूँगा तुम्हारी। अगर मेरी मामा को कुछ हुआ तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मुकर्रम ने सर्द लहजे में गुर्राते हुए कहा और मामा के लहू लुहान वजूद को उठाए गाड़ी की तरफ भागा। क्या हुआ रेहाब, तबीयत ठीक है तुम्हारी? शमून शाह ने कमरे में आते रेहाब को बेचैन देखकर पूछा। शमून, पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, ऐसे जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है, रेहाब ने रुंधे हुए लहजे में कहा। मामा और जरनाब तो ठीक है ना? आप मुकर्रम को फ़ोन करें ना प्लीज़। रेहाब, सब ठीक है, वहम मत करो। मेरा वहम नहीं है शमून, मेरा दिल कह रहा है कुछ गलत होने वाला है। जरनाब को ढूंढे, आपको खुदा का वास्ता। रेहाब ने रोते हुए शमून के सामने हाथ बांधे। पागल हो गई हो क्या? हमेशा अच्छा गुमान रखना चाहिए। कुछ नहीं होगा, शमून ने उसके हाथ पकड़कर नीचे करते हुए कहा। आप प्लीज़ मुकर्रम से कहें उमामा से मेरी बात करवाए।
اچھا ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں فون، پریشان مت ہو، شمون نے کہتے ہوئے مکرم کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف بیل جا رہی تھی لیکن مکرم کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ نہیں اٹھا رہا فون، مصروف ہوگا، تھوڑی دیر تک بات کروا دوں گا، اب تم سوچو مت اور آرام کرو۔ امامہ کا اسپتال میں ایڈمٹ کر لیا گیا تھا۔ اس وقت ایمرجنسی میں اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا، جبکہ مکرم اضطرابی کیفیت میں باہر ٹہل رہا تھا۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر روم سے باہر آئے۔ ڈاکٹر وہ ٹھیک ہے نا؟ دل میں آتے برے خیالات کو جھٹکتے ہوئے مکرم نے بے صبری سے پوچھا۔ شی از فائن مسٹر شاہ، اس کے سر پر بہت گہری چوٹ آئی ہے، ہم نے آپریٹ کر دیا ہے لیکن ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے، آپ دعا کریں۔ کیا مطلب؟ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ ڈاکٹر کی بات سنتے ہوئے مکرم نے الجھتے ہوئے اسے دیکھا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انہیں ہوش نہ آیا تو وہ کومے میں بھی جا سکتے ہیں، یا پھر ہو سکتا ہے سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے ان کی یادداشت چلی جائے۔ بٹ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یادداشت چلے جانا یہ صرف ڈراموں میں ہوتا ہے، مکرم نے ڈاکٹر کی بات سن کر چڑھتے ہوئے کہا۔ مسٹر شاہ، یہ کوئی ڈرامہ نہیں، حقیقت ہے۔ ایسے بہت سے کیسز دیکھے ہیں جن میں دماغ پر چوٹ لگنے کی وجہ سے انسان کو فالج ہو سکتا ہے یا پھر یادداشت بھی جا سکتی ہے۔ ابھی میں نے صرف شک کی بنیاد پر آپ سے ایسا کہا ہے، ان کی مینٹل کنڈیشن کا ہوش میں آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا، ڈاکٹر نے اس کے انداز پر سخت لہجے میں کہا اور چلی گئی، جبکہ مکرم غصے سے سر جھٹکتے ہوئے کمرے کے اندر چلا گیا۔